दोस्तों, स्वागत है आपका आनंद क्लासेस के एक नए वीडियो सीरीज़ में। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि केमिस्ट्री को गवर्न करने वाले 4 या 5 लॉज होते हैं। तो उन्हीं लॉज में सबसे पहला लॉ जो आता है वह है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का मतलब क्या होता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का मतलब ये होता है कि आपने कुछ रिएक्टेंट लिया जिससे कुछ मास है, और उसके बाद जो उसका प्रोडक्ट बन रहा है, रिएक्टेंट मीन्स जो ऐसे दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड जो रिएक्ट करते हो। एक्चुअली किसी भी दो का सम्मेलन से अगर कोई तीसरा चीज़ बनता है तो ये हो गया प्रोडक्ट, और ये दो हमारे पास जो इंटायरिटी हो गई ये रिएक्टेंट। कहने का मतलब ये हुआ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये कहता है किसी केमिकल रिएक्शन के दौरान अगर हमने दो अलग अलग कंपाउंड या एलिमेंट लिए जिनका हमने रिएक्शन करवाया है, उससे जो थर्ड प्रोडक्ट जो बनता है उसका मास कंजर्व रहता है। कहने का मतलब आप ये डायग्राम से बहुत अच्छी तरीके से विजुअलाइज कर सकते हैं कि यहाँ पे मैंने क्लोरीन को एक डब्बे में लटका के रखा है एक क्लोज कंटेनर में, और हाइड्रोजन के लिक्विड को भी ये पूरे बक्से में बंद करके रखा है। और इसका जो मास यहाँ पे शो कर रहा है, ये वेटिंग मशीन वो शो कर रहा है 73 ग्राम्स। ओके, जब हमने इसी रिएक्शन में जब हमने Cl2 को ऐसे करके खुला छोड़ दिया, मीन्स Cl2 का हमने अब पोर करना स्टार्ट किया, तो इससे कारण क्या हो रहा है, हमारे पास ये रिएक्शन पॉसिबल हो पा रहा है। तो रिएक्शन के होने के बाद जो हमारा थर्ड कंपाउंड बन रहा है वो 2HCl बन रहा है। 2HCl से बनना नहीं, यहाँ पे HCl बन रहा है। तो HCl बनने के बाद जो हमारा वेट बचता है वो वापस से 73 ग्राम है, यानी कि पहले वाले रीडिंग में और दूसरे वाले रीडिंग में कोई अंतर ही नहीं आया। जब अंतर नहीं आया तो इसे हम समझ गए कि आप रिएक्टेंट कुछ भी ले लीजिए, उससे जितना भी मास ले लीजिए जिससे प्रोडक्ट बनेगा, ठीक, वो विदाउट रिएक्टिंग यानी कि बिना रिएक्ट किए हुए जितना ग्राम था, जितना मास था, वो वापस से उतना ही रह जाता है। यही होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी कि जितना मास था उतना ही मास वापस रह गया। इसमें कुछ एक्सेप्शन भी होता है। एक्सेप्शन ये कि जब आप रिएक्शन करा रहे हों किसी न्यूक्लियर रिएक्शन, एक्चुअली न्यूक्लियर रिएक्शंस में हमारे पास लॉस ऑफ एनर्जी होता है, लॉस ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फोटोन। फोटोन के फॉर्म में हमारे पास एनर्जी का लॉस होता है। मैंने पिछले वीडियो में ही बताया था, जो मैटर होता है अगर उसको लाइट की स्पीड से आप फेंकिएगा तो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। इसलिए यहाँ पर ये एनर्जी इक्विवेलेंट कहने का मतलब ही ये है कि इसमें से इसका जो 1 ग्राम मास है या फिर 1 AMU मास जो है, एटॉमिक मास यूनिट होता है AMU का मतलब, वो एक्चुअली में कन्वर्ट हो गया है कुछ एनर्जी में, क्योंकि वो इतने स्पीड से निकला। ये रिएक्शन इतने ज़्यादा वोलेटाइल होते हैं। ये वोलेटाइल शब्द तो एक्चुअली केमिकल रिएक्शन के लिए इस्तेमाल होता है। यहाँ पे केवल ब्रेकिंग होता है, डॉटर न्यूक्लियस में ये फर्दर ब्रेक करते चल जाते हैं। तो फिर ये जो एक्चुअली रिएक्शन होता है इसमें एनर्जी का फॉर्मेशन होता है, और वही एनर्जी एक्चुअली समथिंग मास के लॉस में निकल जाता है, यानी कि हमारे पास मास का घाटा होता है। तो मास का घाटा होने से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इस केस में फिट नहीं होगा। इसी कारण से ये इसका अपवाद है, आप इसे इसका अपवाद कह सकते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के ऊपर एक सवाल इस तरीके से, इसी तरीके के ये नॉर्मल सवाल ही इसके ऊपर बनते हैं, ठीक, जिसके ऊपर हमें जनरल कॉमन सेंस एक्चुअली यहाँ पे इस्तेमाल करना है। हमारे पास सवाल देकर रखा है 28 ग्राम ऑफ हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन का मतलब कोई भी मीथेन, इथेन वगैरह जो भी होता है, जो एक्चुअली कार्बन हाइड्रोजन से मिलके बनते हैं, उसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और उसका मास हमारे पास देकर रखा है 28 ग्राम। एग्जैक्टली रिक्वायर्स 96 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन फॉर कंप्लीट कंबसन, यानी कि उसे जलाने के लिए यानी कि हम यहाँ पे कुछ हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो जलाने के लिए हमें, यानी कि 28 ग्राम को पूरा यूटिलाइज करने के लिए, यानी उसे पूरा जलाने के लिए हमें 96 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। और इससे क्या बनता है, इससे बनता है CO2 और H2। वैसे भी कंबशन रिएक्शन में, किसी भी हाइड्रोकार्बन के कंबशन रिएक्शन में ऑलवेज CO2 और H2 ही फॉर्म होते हैं, उसके अलावा कोई बाई प्रोडक्ट नहीं फॉर्म होता है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है CXHY के केस में ही, यानी कि ओनली हाइड्रोकार्बन के केस में। इसके बाद मल्टीपल कंपाउंड आ सकते हैं, तो उसमें अलग अलग कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा। खैर यहाँ पे जो हमारे पास है वो CO2 कहता है कि 88 ग्राम है, और H2 हमें बताना है। देन कैलकुलेट मास ऑफ H2 फॉर्म्ड। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अनुसार हमने जैसा विजुलाइज किया था वो फिगर के थ्रू, कि जितना मास रिएक्टेंट के समय रह जाता है और उसके बाद जब हमने ये Cl वाले जो केस में हमने जब डब्बे को थोड़ा सा टिल्ट किया था, इस कारण से जो फर्दर रिएक्शन हुआ, यानी कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रिएक्शन होना स्टार्ट हो गया, यानी कि रिएक्टेंट का मास प्रोडक्ट के मास के बराबर होना चाहिए, सिंपल सा बात। तो यहाँ पे सीधा सीधा ये करेंगे हम लोग कि 28 + 96 ये हो जाएगा आपका इक्वल टू 88 प्लस समथिंग x, जो कि हम लोग H2O का मास मान लेते हैं। तो यहाँ से 28 + 96 - 88 बराबर x, ये हमारा ग्राम में आ जाएगा।
तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के ऊपर जो अगला सवाल है आपके सामने ये है, लिखा हुआ है इफ 84 ग्राम ऑफ MgCO3 इज डिकम्पोज्ड इन ए सील्ड रिजिड वेसल, यानी कि हमारे पास एक वेसल है जो रिजिड है, यानी कि पूरी तरीके से सील है, उसमें से आवाजाही का कोई रास्ता ही नहीं। और डिकम्पोजिशन का मतलब होता है कोई चीज़ ब्रेक करके दो अलग अलग कंपोनेंट्स में टूटती है, 2 या 3 या मल्टीपल कंपोनेंट में टूट। डिकम्पोजिशन का मतलब ही होता है सरना, गलना, टूटना, जो कहिए। इन ए सील्ड रिजिड वेसल टू प्रोड्यूस 40 ग्राम ऑफ MgO देन कैलकुलेट मास ऑफ रिएक्शन। तो हमारे पास कहा है कि 84 ग्राम ऑफ MgCO3 जो था इसके अंदर पहले से प्रेजेंट था, ये MgCO3 यहाँ पर था, ये MgCO3 ब्रेक करता है और ब्रेक करने के बाद बनाता है MgO प्लस CO2 गैस, यानी कि CO2 गैस यहाँ पे निकल रही। तो CO2 गैस चूँकि रिजिड वेसल है तो इससे बाहर निकलना तो पॉसिबल नहीं है, तो CO2 गैस वापस से उसी वेसल के अंदर ट्रैप हो गई, यानी कि फंस गई है, ये बाहर नहीं निकल रही है। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि हमारे पास ये 40 ग्राम दे के रखा है, हमारे पास CO2, अगर ये रिजिड वेसल नहीं होता, ये खुला होता तो CO2 गैस निकल जाता और हमारे पास 44 ग्राम ऑफ CO2, यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से हम ये कह सकते हैं, अगर ये रिजिड वेसल है, ये बंद है, तो ये कह सकते हैं कि जो आपका रिएक्टेंट का मास था वो ओवरऑल प्रोडक्ट का मास होगा, जो ये रिजिड वेसल में सही होता भी है, क्योंकि यहाँ पे किसी भी चीज़ का लॉस नहीं हो रहा है, क्योंकि गैस तो फ्री है ना, वो आपका निकल सकती है। अगर ये ओपन वेसल होता तो हमारे पास ये 44 ग्राम जो निकल गया होता उसका लॉस हो जाता, क्योंकि यहाँ पे हम कॉमन सेंस यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन चूँकि ये बंद है तो इसका बाहर निकलना पॉसिबल नहीं है, तो CO2 मेरा 44 ग्राम, ये 40 ग्राम। तो हमसे पूछता है देन कैलकुलेट मास ऑफ रिएक्शन कंपोनेंट्स, यानी कि ब्रेक करने के बाद जो जो कंपोनेंट्स बने, यानी कि MgO बना और CO2 बना, ये दोनों को दोनों इसमें ट्रैप्ड है, तो दोनों का जो सम होगा, दोनों का जो मास होगा दैट इज़ 84 ग्राम, जो हमारा आंसर हो जाएगा 84 ग्राम्स। ये एक्चुअली जो पुराना जो मास हमारा MgCO3 का दिया हुआ था, एक्चुअली वही हो गया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से। उसके बाद जो अगला सवाल हमारे पास है वो है इन एबव रिएक्शन, यानी कि आपके जो ऊपर में रिएक्शन दिया हुआ है, अगर इसे ओपन वेसल में कराया जाता तब क्या होता। तो ओपन वेसल में कराया जाता तो आप समझ लीजिए CO2 गैस जो बन रहा था, गैस का तो काम ही है आपने, वो फ्री होता है, वो निकल सकता है, तो CO2 आपका फ्री होकर निकल जाएगा, तो हमारे पास 44 ग्राम ऑफ CO2 का लॉस होगा। तो हमसे पूछा है व्हाट वुड बी द मास ऑफ रिएक्शन कंपोनेंट्स इन वेसल। अब रिएक्शन कंपोनेंट मात्र MgO बन गया है, तो MgO का मास हम यहाँ पर एज ए आंसर लिखेंगे दैट इज 40 ग्राम, बिकॉज CO2 हैज लेफ्ट